एंटार्कटिका है। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा महादेश एंटार्कटिका है, लेकिन आबादी के दृष्टि से उसको कहें 0 आबादी वाला महादेश है, क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य के प्रकाश बहुत ही कम पहुंच पाते हैं और यह कारण है कि वहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती। एंटार्कटिका महादेश के चारों तरफ लंबी चौड़ी महासागर है जिसको दक्षिणी सागर कहते हैं और दक्षिणी सागर के बहाव हमेशा ही पश्चिम से पूर्व दिशा में जल का होते रहता है। शीत जल है, अतः ऐसे जल को पार कर पाना काफी कठिन हो जाता है। अतः इस महाद्वीप में प्रवेश करना भी काफी कठिन है बिना साइंटिफिक डेवलपमेंट के या फिर अनेक उपकरण के। दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण यहाँ जितना लैंड है उससे ज्यादा बर्फीला क्षेत्र का विस्तार है। यदि अगर केवल लैंड एरिया को लें तो विश्व का 7वां महादेश होगा, लेकिन अगर उस बर्फ और मृदा दोनों को लें तो क्षेत्रफल के दृष्टि से 5वां बड़ा महादेश हो जाता है। एंटार्कटिका में 98% क्षेत्र पर सालों भर लगभग बर्फ रहता है, जिस कारण उसे श्वेत महादेश कहते हैं। सालों भर बर्फ जमा रहता है, बर्फ सफेद होता है, इसलिए श्वेत महादेश कहते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण दक्षिणी महादेश भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि सबसे बेहतरीन तरीके से इसकी खोज रोनाल्ड एमंडसन ने किया था। इस महाद्वीप की खोज नॉर्वे के रहने वाले खोजकर्ता थे रोनाल्ड एमंडसेन, जिन्होंने 1911 में इसकी खोज की थी। वहाँ 6 महीने का लगभग दिन होता है और 6 महीने का रात होता है। एक्चुअली 8 महीने का रात होता है और 4 महीने का दिन होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें लगातार 4 महीने एंटार्कटिका पर पड़ती है। लेकिन फिर भी समझने के लिए 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात कहा जाता है। इस महाद्वीप के चारों ओर जो दक्षिणी महासागर फैला है वह एंटार्कटिका से जल जो है ठंडा प्राप्त करके और पश्चिम से पूर्व की ओर लगातार वह ठंडी जल घूमते रहती है। ध्यान रखेंगे उस ठंडे जल के कारण उनमें जलीय जीव का विकास नगण्य होता है या नहीं के बराबर होता है। बड़े बड़े हिम शैल खंड टूट कर और उस दक्षिणी सागर में बहते रहते हैं लगातार, लेकिन बर्फ का बनना भी निरंतर जारी है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि एंटार्कटिका अपना क्षेत्रफल धीरे धीरे खो रहा है, अर्थात उसके बर्फ जो है वह पिघल रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी वैश्विक ताप। बड़े पैमाने पर खनिज तेलों का प्रयोग हम करते हैं या फिर अनसिस्टमेटिक साइंटिफिक डेवलपमेंट न करके अनसिस्टमेटिक डेवलपमेंट करते हैं। बड़े पैमाने पर ताप बढ़ने के लिए उत्तरदायी है। वृक्षारोपण कम से कम हो रहा है और यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग है, जिससे विश्व के टेम्परेचर बढ़े हैं। आपको पता होगा कि 1949 में 14.5 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी के सतह का एवरेज टेम्परेचर था और अभी 15.5 डिग्री हो गया, यानी 1 डिग्री सेल्सियस आपके पृथ्वी के सतह का औसतन ताप मात्र 70 वर्ष में बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.003% थी वह बढ़कर 0.004% हो चुकी है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% हमारे वायुमंडल में थी, यह घटकर 20.8% हो चुकी है। ये रहा तो गैस के प्रतिशत, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ने के कारण और मिश्रित जहरीले गैस फैलने के कारण बड़े पैमाने पर हिम शैलखंड पिघल रहे हैं और इधर सियाचिन ग्लेशियर भी कम हो रहा है। उत्तरी ध्रुव पर भी बड़े पैमाने पर बर्फ पिघल रहे हैं, एंटार्कटिका में भी पिघल रहे हैं और यही कारण है कि सी लेवल बढ़ते जा रहा है। समुद्र की सतह में दिनों दिन वृद्धि होती जा रही है और यहाँ तक भी अनुमान लगाया गया है कि अगर इसी दर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते गया, विश्व ताप की बढ़ते गया, तो आने वाले 50 वर्षों में कई देश डूब जाएंगे समुद्र के अंदर। हमने मालदीव से संधि भी किया है कि अगर मालदीव डूबता है तो हम लोग उसको राजस्थान में लाकर भारत में बसा सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि पेंगुइन पक्षी वहां बड़े पैमाने पर पाई जाती है। ये पेंगुइन पक्षी ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से
महासागर होकर निकलकर चली जाती है और दक्षिणी ध्रुव पर अपने बच्चों के संतति के विकास तक वहीं रहती है, वहीं शिकार वगैरह करती है। और जब उनके बड़े बच्चे हो जाते हैं तो पेंगुइन अपने बच्चों को लेकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिर चली आती है। दक्षिणी ध्रुव पर चूंकि 8 महीने लगभग बर्फ आच्छादित रहता है, अतः वहां वृक्ष नगण्य है, लेकिन काई नामक पौधा थोड़ा सा पाया जाता है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से साइनोबैक्टीरिया शैवाल का वहां भी डेवलपमेंट हो जाता है जलीय क्षेत्रों में, और जो स्थलीय क्षेत्र कुछ है वहां काई जो है थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, और वहां क्रिल नामक मछलियां जो है खाती है। सील मछलियां भी क्रिल कतरी जैसी छोटी होती है, और सील मछलियां तो खैर देखे होंगे बड़े बड़े बैल और गाय की तरह होती है, दांतें बड़ी बड़ी होता है, वो जो है पूंछें उनकी लंबी होती है, आप टेलीविजन में देखे होंगे। तो सील मछली बहुत ज़्यादा वहाँ चली जाती है और वहाँ वह भी उनके बच्चों का, चिड़ियों का शिकार करती है और अपने संतति का विकास भी करती है। वहाँ चाहे क्रिल हो, सील हो, कई बार वेल मछली भी चली जाती है, क्योंकि वेल शाकाहारी है, बहुत चौड़ा उसका मुंह होता है, इसलिए ऐसे ऐसे वो घासों को चरती है और बहुत खाती है। आपको पता होगा कि एक हाथी से कम 100 गुना ज़्यादा वेल मछली खाती है, लेकिन वो शाकाहारी उसी घास फास को खाकर अपना जीवन चलाती है, वो मांसाहारी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के अगर आकार से लेकर चले हम तो ऑस्ट्रेलिया और यूरोप को दोनों को जोड़ दें तो एंटार्क्टिका उससे कुछ बड़ा ही हो जाता है। समुद्र तल से एंटार्क्टिका की औसत ऊंचाई 2300 मीटर है। समुद्र तल से एंटार्क्टिका की औसत ऊंचाई 2300 मीटर है और बर्फ की परत वहां लगभग 2200 मीटर मोटी है। बर्फ की परत 2200 मीटर मोटी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे 98% में जो बर्फ पाया जाता है हर जगह मोटाई बराबर नहीं है। वहां 2% एरिया जो खाली हो जाता है उसमें भी बर्फबारी हो जाती है, लेकिन गर्मी के दिनों में जब आभासी सूर्य का दक्षिणायन होता है, यानी जिस समय उत्तरी गोलार्ध में हम शीतलहरी से मर रहे होते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में उस समय में गर्मी का समय होता है। वैसी स्थिति में वहां पर 2% एरिया से हिम पिघल जाता है और वही 2% एरिया जहां तहां एक साथ नहीं, जहां तहां जो ऊंचा स्थल है, जो सूर्य के ताप से पानी बर्फ मेल्ट कर जाता है, वहां पर काई घास उग जाते हैं। वह एरिया भी बहुत है, क्योंकि 2 महादेशों से भी बड़ा है, तो उसका 2% एरिया भी काफी हो जाता है। वहां बड़े पैमाने पर तांबा, लोहा, कोयला के भंडार का पता लगाया जा सका है। इसका उच्चतम जो बिंदु है विंसन मैसिफ है। एंटार्क्टिका का उच्चतम बिंदु जो है विंसन मैसिफ है, जिसकी ऊंचाई 5140 मीटर है। विंसन मैसिफ की ऊंचाई 5140 मीटर है और भारत जैसे कई देशों के लोग वहां पर अपना अनुसंधानशाला स्थापित करके हैं। वह इसलिए अनुसंधानशाला स्थापित किए हैं कि पर्यावरण के परिवर्तन, भौगोलिक परिवर्तन, इन सब का क्या प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है, पृथ्वी पर पड़ता है, इसका अध्ययन किया जा सके। क्योंकि एंटार्क्टिका पर पेड़ नहीं है, अतः वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और यही कारण है कि उसके ठीक ऊपर ओजोन लेयर उतना मजबूत नहीं है और वैसी स्थिति में वहां अल्ट्रा वायलेट रेज आ जाता है। और शायद आपको पता होगा कि जहां अल्ट्रा वायलेट रेज पहुंच जाता है, स्किन कैंसर की संभावना वहां काफी बढ़ जाती है। अब ध्यान रखेंगे, स्किन कैंसर से बचने के लिए हमें अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकना होगा और अल्ट्रा वायलेट रेज तभी रुकेगा जब ओजोन लेयर मजबूत होगा। ओजोन लेयर तभी मजबूत होगा जब वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की मात्रा तब ज़्यादा होगी जब हम ऑक्सीजन का उत्पादन भी करें और ऑक्सीजन का क्षयन भी कम करें। तो ऑक्सीजन के क्षयन को रोकने के लिए अनसिस्टमेटिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको रोका जाए, बेवजह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ा जा रहा है उसको रोका जाए और साथ ही साथ वृक्षारोपण किया जाए, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कम बढ़े, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम बढ़े, नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा कम बढ़े, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा कम बढ़े। ये जो है वायुमंडल के प्रदूषण के कारकों में माना जाता है और यदि कम होगा तो वैसी स्थिति में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक बनी रहेगी।
साथ ही साथ वृक्षारोपण करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे ज्यादा करेंगे और जल से H को प्राप्त करके वायुमंडलीय CO2 को कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे और उसी जल के ऑक्सीजन को जब वो छोड़ेंगे तो वैसी स्थिति में वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी जो ओजोन लेयर के रूप में तब्दील हो जाएगी। क्योंकि 50 साल पुराना ऑक्सीजन आपको पता होगा हाईली कंसंट्रेशन की स्थिति में O3 में बदल जाता है और O3 जो है आपका यही ओजोन लेयर है जो सड़े हुए अंडे की तरह बदबू देता है। और जब ऐसी चीजें होती है सड़े हुए अंडे की तरह बदबू, वो खाद्य पदार्थों को सुरक्षा तो देता ही देता है, सूर्य से आने वाली कम तरंगदैर्घ्य के अल्ट्रावायलेट रेज को रोककर हमें अनेक बीमारियों से निजात भी दिलाता है। तो ध्यान रखेंगे, इधर बड़े बड़े शहरों में भी अल्ट्रावायलेट रेज की मात्रा बढ़ती जा रही है जिससे स्किन कैंसर की संभावना ज्यादा बढ़ी है। भले हम वहां पौधों बाहर धूप में रहे या न रहे, लेकिन धूप में रहने वाले पदार्थों को खाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे अंदर भी कैंसर होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। कल पर्यावरण दिवस को आपने देखा होगा, बहुत लोग पेड़ लगा रहे थे। कहाँ से लगा रहे थे पूछा जाए तो, अरे कहीं लगे हुए पेड़ को ही उखाड़ कर और लगा दिए 5 आदमी मिलकर, फोटो खिंचवा लिए। अब बताइए किसी मुर्गी को काट कर और फिर कहे लोग कि देखिए हम जिंदा कर रहे हैं, जख्म तो दिए। जहाँ उसका जड़ फैला हुआ था, यदि वहीं घेर कर लोग वहाँ पानी पटा देते तो निश्चित ही विकास होता। या पौधा लगाना था तो बीज लोग रखता और 5 जून को उन बीज को रोप देता, तब न नवीन पौधा होता। ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि इस प्रकार के देखने वाले जो है वृक्षारोपण होने से ओजोन लेयर की मात्रा जो है सुरक्षित नहीं होगी। अब सबसे ज्यादा ओजोन लेयर को क्षति करने का कार्य जो करता है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम फ्रियोन कहते हैं, यह सबसे ज्यादा प्रसिद्धक के रूप में कार्य किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे हम स्प्रे वगैरह जो शरीर पर करते हैं उसमें भी फ्रियोन की मात्रा होती है। ये जो परफ्यूम सेंट स्प्रे वाला होता है उसमें भी होता है। साथ ही साथ हमारे घर में जो रेफ्रिजरेटर है उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निस्सरित करता है। एसी अगर आपके घर में लगा है या एसी कार है तो उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा निकलती है। और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो कण है, मॉलिक्यूल है, वह लाखों ओजोन लेयर को तोड़ते चला जाता है। जैसे नाभिकीय विखंडन में एक मुक्त न्यूट्रॉन जो है वह 3 करता है, 3 9 करता है, 9 27 करता है और इस प्रकार एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। वैसे ही आपका फ्रियोन करता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हम निस्सरित करते हैं तो वैसी स्थिति में वह वायुमंडल में पता नहीं कितने ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाते चला जाता है। अब ध्यान रखेंगे, हम लोग अगर देखें कि विश्व के महादेश जो है वह किस तरीके से अपने क्षेत्रफल को धारण किए हैं, तो मोटे तौर से थोड़ा जान लीजिए। एशिया का क्षेत्रफल 4,16,67,920 किलोमीटर है। एशिया का क्षेत्रफल 4,16,67,920 वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका का क्षेत्रफल 3,13,000 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका का 2,43,20,100 वर्ग किलोमीटर है। उत्तरी अमेरिका का 2,43,20,100 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी अमेरिका का 1,78,33,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिणी अमेरिका का 1,78,33,000 वर्ग किलोमीटर है। यूरोप का 96,99,550 वर्ग किलोमीटर है। यूरोप का 96,99,550 वर्ग किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया का 79,56,000 वर्ग किलोमीटर है। 79,56,000 वर्ग किलोमीटर है। अब कहेंगे एंटार्क्टिका कहाँ गया, तो एंटार्क्टिका चूंकि बसा हुआ नहीं है इसलिए हम लोग उसको 5वां होने के बावजूद भी लास्ट में बताते हैं। तो यह 1,42,45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1,42,45,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। एशिया का सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है 850 मीटर। अफ्रीका का सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है 5894 मीटर।
सब ऊंचाई हिमालय पर्वत की मीटर में होता है। उत्तरी अमेरिका की मैकिनले 6193 मीटर, दक्षिणी अमेरिका की एकांकागुआ 6958 मीटर, यूरोप का माउंट एलब्रोस 5641 मीटर, ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोर्सेस्को 2228 मीटर, एंटार्क्टिका का विंसन मैशिक 5138 मीटर। ध्यान से कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसिकियांग नदी है, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिशोरी है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, ध्यान रखेंगे, यूरोप की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका, याद आते हैं तो बताते हैं, अभी नहीं आ रहा है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगा मारे और डॉर्लिंग नदी। हाँ, डेन्यूब नदी होगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी होगा। तो इस ढंग से ये रहा आपके विश्व के 7 महादेश का वर्णन, इसे रट जाइएगा। धन्यवाद, नमस्कार। लेकिन मेरा कहना है